गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का 2 भाग पढ़ लिया है, जिससे उन्होंने बताया है कि मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र से हमें क्या क्या लाभ है, अच्छे मित्र से क्या लाभ है और बुरे मित्र से क्या लाभ है। आगे का भाग हम पढ़ रहे हैं कि मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है। उच्च और महान कार्य में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज सामर्थ्य से बाहर का काम कर जाओ। कहने का अर्थ क्या है कि अगर हमारे अंदर कार्य करने की इच्छा शक्ति नहीं है तो भी मित्र की प्रेरणा से हमारे अंदर इच्छा शक्ति उत्पन्न हो जाए और हम बड़े से बड़े कार्य को कर जाए। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। ऐसा मित्र जो मजबूत संकल्प वाला हो और सत्य बोलने वाला हो। ठीक है, इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिसमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनके साथ वो हमारे साथ किसी भी प्रकार का धोखा नहीं करेंगे। ठीक है, कि उनसे किसी प्रकार का धोखा ना होगा। बेटा आप लोग तो मित्र उसको समझते हैं जो आपका काम पूरा ना हो आपकी कॉपी में लिख दें। ठीक है ना, आप कॉपी घर भूल जाए तो धीरे से वो आपको कॉपी दे दें, आप मैम को दिखा के बच जाएं, तो क्या ये आपके सच्चे मित्र है? नहीं, ये आपके सच्चे मित्र नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके अंदर कामचोरी की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी और आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। तो ये मित्र कौन है? ये आपके अच्छे मित्र नहीं। मित्र वो है जो कार्य करने को आपको प्रेरित करे और अपने साथ साथ अपने को भी आपको भी आगे बढ़ाए। ठीक है, तो एक पैराग्राफ आज हम फिर व्याख्या का देख लेते हैं, जिससे कि आपका साथ साथ काम भी होता चले। सहपाठी की मित्रता। इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवा अवस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों में से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए भी बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों से में नहीं चलता है। जो जीवन के झंझट है बेटा, उसमें हम जब आगे खुद कार्य करेंगे, जब खुद उनसे हम निपटेंगे, तभी उससे हमारा पार लगेगा। हमारे मित्र उसमें कोई सहयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला गद्यांश जो है, गद्यांश का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम है। तो पाठ का नाम मित्रता है और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें बेटा दो रेखांकित अंश हैं आपके। पहला है जिस प्रकार युवा से लेकर भिन्न होते हैं, और दूसरी रेखांकित अंश है कि मित्र चाहते हुए से लेकर के झंझटों में नहीं चलता नहीं। ठीक है, तो हम व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि मानव जीवन में अनेकानेक कष्ट और झंझट है। ठीक है, मानव जीवन कैसा है? अनेकों कष्टों और झंझटों से घिरा हुआ है। इसमें कल्पना के आदर्श के आधार पर मित्रता नहीं की जाती, बल्कि यथार्थ के आधार पर, सच्चाई के आधार पर मित्र बनाए जाते हैं। मित्र बहुत सोच समझकर बनाए जाते हैं, क्योंकि कल्पना के आदर्श के आधार पर बनाए गए मित्र स्थायी रूप से हमारे मित्र नहीं होते हैं। ठीक है, और जीवन के जो संकटपूर्ण परिस्थितियां हमारे पास होती हैं, हमारे सामने आती हैं, उनमें वे सहायता भी नहीं करते हैं तथा मित्रता की मधुर कल्पनाएं हमें व्यर्थ लगने लगती हैं। ठीक है, मित्र क्या है, जब मजबूरी में हमें समस्या आने पर सहायता नहीं करता तो क्या लगता है कि मित्रता हमें व्यर्थ लगने लगती है।
ये तो रही सेकंड वाले की व्याख्या। आपकी फर्स्ट वाले की व्याख्या बेटा आप सुन लीजिए, आज उल्टा हो गया है, पहले हमने सेकंड की व्याख्या बता दी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि बचपन में जब बच्चे एक साथ विद्यालयों में पढ़ते हैं और आपस में मित्र बनते हैं, तब उनकी मित्रता में, जब वे युवा अवस्था में पहुंचते हैं तब उनकी मित्रता में बहुत अंतर होता है, दोनों का स्वरूप बदल जाता है। बचपन की हुई मित्रता अस्थायी होती है, लेकिन युवा अवस्था में की गई मित्रता में दृढ़ता होती है, शांति और गंभीरता होती है, क्योंकि युवा व्यक्ति क्या होते हैं, समझदार हो जाते हैं, उन्हें अच्छे बुरे की समझ हो जाती है, परख हो जाती है, बात बात पर रूठने मनाने वाली स्थिति नहीं रहती है। युवा अवस्था में उम्र के अनुभव और चिंतन की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। जैसे जैसे युवा अवस्था आती क्या होता है, सोचने विचारने, चिंतन माने क्या, सोचना विचारना और अनुभव, हमें अनुभव प्राप्त होने लगते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उस अनुभव के आधार पर हम मित्रता करते हैं और उस समय क्या होता है, युवा अवस्था में व्यक्तित्व के साथ मैत्री भाव, मित्रता के भाव में भी मजबूती आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहता है? तो बेटा इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने बाल्यावस्था और युवा अवस्था की मित्रता एवं उस समय के मित्रों के बीच में तुलना दर्शित की है और यह स्पष्ट किया है कि मित्रता में कोरी मधुर कल्पनाओं से नहीं बल्कि व्यवहारिकता से कार्य लेना चाहिए। नेक्स्ट बेटा आपकी व्याख्या है, सुंदर प्रतिमा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, यही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। अब यहाँ से रेखांकित अंश है आगे का, मित्र केवल उसे ही नहीं कहते हैं, ठीक है, मित्र केवल उसे ही नहीं कहते हैं जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें पर जिससे हम स्नेह ना कर सकें, जिसके प्रति मेरे मन में प्रेम ना हो, ठीक है, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर उनसे घृणा करते जाए, नफरत करते जाए। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। पथ प्रदर्शक माने मार्गदर्शक, हमें रास्ता दिखाने वाला, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। मित्र ऐसा होना चाहिए जिस पर हम विश्वास कर सके कि वो हमें गलत मार्ग पर नहीं जाने देगा। भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। प्रीति पात्र मतलब प्रेम का के योग्य, प्रेम के योग्य बना सके। हमारे और मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति कैसी होती है बेटा, कि मित्र के दुख से हमें दुख का अनुभव होना चाहिए, मित्र खुश है तो हमें उसके खुशी में भी खुश होना चाहिए, जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। अभी हमने बताया ना, एक का अगर लाभ होता है तो दूसरे को ऐसा लगना चाहिए कि मेरा ही लाभ है, और अगर एक को हानि होती है तो दूसरे को ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि उसकी ही हानि हो रही है। तो बेटा अब हम व्याख्या देख लेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। तो बेटा पाठ का नाम है मित्रता और लेखक का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रेखांकित अंश की व्याख्या देखते हैं बेटा हम। तो इसमें भी दो रेखांकित अंश बेटा, जिसे देख तो नहीं पा रहे हैं लेकिन दो जगह से कटी हुई है। घृणा करते रहे और उसके बाद मित्र एक साथ भी लिख सकते हैं हम इसको। शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, मित्र नहीं माना जा सकता है जो हमारे गुणों की तो तारीफ करता है, प्रशंसा करता है, लेकिन ना हमें उससे मन में प्रेम है ना वो मन से हमसे प्रेम करता है।
ठीक है, ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं माना जा सकता है। समय समय पर अपना काम निकाल लेना, छोटे छोटे कामों को निकाल लेना, ये मित्रता नहीं है बेटा। ठीक है, ये तो स्वार्थ सिद्धि है कि हमने अपना काम निकाल लिया, स्वार्थ सिद्ध हो गया, और मन ही मन क्या है, हम उससे घृणा भी करते हैं, हमें उससे कोई प्रेम नहीं है। तो निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं कि मित्रता का आधार प्रेम और स्नेह होना चाहिए। शुक्ल जी का क्या कहना है कि मित्र के प्रति हृदय से प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दिखा रहे हैं, हृदय में जब तक प्रेम ना हो तब तक मित्रता बेकार है। सच्चा मित्र विश्वास करने योग्य होता है। उस पर सच्चा मित्र कैसा होता है, उस पर हम विश्वास करते हैं कि ये हमें गलत मार्ग पर नहीं ले जाएगा, और सही मार्ग बताने वाला, भाई के समान निष्कपट प्रेम करने वाला होता है। कैसा होता है, हमें सही मार्ग बताता है और भाई के समान हमारे साथ प्रेम करता, हमसे छल नहीं करता, कपट नहीं करता। ठीक है, हमारी और हमारे मित्र के साथ क्या होता है, सच्चा प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सहानुभूति नहीं होगी तो मित्रता कैसी है बेटा, समझ के लिखना, ये नहीं कि हम जो जो बोलते जा सब छाप लो। ठीक है, मित्र ऐसा होना चाहिए जिसकी हानि में हमें अपनी हानि लगे, उसके लाभ में हमें अपना लाभ लगे। मित्र को भी हमारी हानि में अपनी हानि और हमारे लाभ में अपना लाभ प्रतीत होना चाहिए। ठीक है, कहने का अर्थ ये कि सच्ची मित्रता में सच्चा प्रेम स्नेह होना चाहिए। जिनके हृदय में परस्पर घृणा होती है वे मित्र नहीं हो सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहता है बेटा, तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहना चाहता है कि सामान्यतया व्यक्ति के बाह्य व्यक्तित्व को देखकर ही उससे मित्रता कर ली जाती है, जबकि मित्रता का आधार व्यक्ति का अंतर व्यक्तित्व होना चाहिए, जिसकी लोग प्रायः अनदेखी करते हैं। जिसको लोग अनदेखी, अब सोचोगे क्या होता है, इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा दिक्कत होगी, इग्नोर करना। ठीक है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। क्लियर है बेटा इतना? तो सभी बच्चों को हमारी समझ से 2 व्याख्या ही पर्याप्त है एक दिन में करने के लिए। नेक्स्ट व्याख्या हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो सभी लोग वर्क कंप्लीट करेंगे, और एक बात ध्यान देंगे कि अगर आपने दोबारा इस वर्क को नहीं करना है, कर चुके हैं, तो एक पेज की फोटो ही भेजेंगे, बार बार पूरी कॉपी सेंड नहीं करेंगे। जो नया वर्क होता है वो पूरा भेजेंगे। ठीक है, विद्यालय खुलने पर हम आपकी पूरी कॉपी सही से चेक करेंगे। थैंक यू।